स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के पार्ट सेकंड में हमने आपको बताया था कि सर्जिकल मेथड्स क्या होता है, यानी कि सेल क्रियात्मक विधियां कौन कौन सी हैं। तो जो दंपतियां संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती हैं उन्हें कहते हैं बांध। यहाँ पर सर्जिकल मेथड्स में हमने बताया था कि पुरुषों में बंधीकरण के लिए वृषण कोष के समीप एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है और उनकी शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद इसे हम कहते हैं, इस जो ये क्रिया विधि बनाई गई है उसको हम कहते हैं शैल क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। इसमें शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावों का निकलना जो होता है वो बंद हो जाता है और इसका एक नया रूप नॉन स्केलेबल वैसेक्टोमी भी है। स्त्रियों में ये प्रक्रिया शैल क्रिया जो होती है वो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। इसमें स्त्रियों की जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं उनको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु का निर्माण तो होता है, पर जब आर्तव चक्र होता है, मासिक चक्र होता है, तो वो सामान्य रूप से चलता रहता है, परंतु जो अंडाणु होते हैं वो फैलोपियन नलिका से आगे नहीं पहुंच पाते हैं और उनमें गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो ये सारी विधियां अपनाई जाती हैं। आइए आज देखते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, उल्व वेधन क्या है। उल्व वेधन के जरिए भ्रूण का जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, उससे इसका पता लगाया जा सकता है। तो कभी कभी ये जो उल्व वेधन की विधि है इसको सरकार ने रोक लगा दिया है ताकि भ्रूण हत्या ना हो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो बेटी का पता लगने पर उसको मार देते हैं गर्भ में ही। तो इसी कारण से इसको बैंड किया गया है ताकि ऐसा लोगों में ना हो पाए। वैसे उल्व वेधन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो गर्भ में भ्रूण है उसमें कोई विकृति, उसके आनुवांशिक लक्षणों में कोई विकृतियां तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। तो इसका पता लगा करके उस हिसाब से उसको डॉक्टर द्वारा सजेशन दिया जाता है और वो उसमें जो भी विकृतियां होती हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी विधि है, पर लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके कारण ये बैंड है अभी फ़िलहाल। इसमें क्या होता है कि मानव जनन में आपने देखा था कि भ्रूण के चारों ओर देखते हैं यहाँ पे एक स्त्री जनन अंग को आपने देखा है इस प्रकार से। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है वहाँ पर भ्रूण जो होता है वो आ करके इस तरह से व्यवस्थित रहता है और जो शिशु होता है, एक शिशु इस तरह से गर्भ में रहता है।
और इसके चारों ओर एक फ्लूइड होता है इस तरह से, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये जो एंड्रियोमेट्रियम से लगी एक कह सकते हैं झिल्ली है, जिसमें भ्रूण रहता है। इस भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियॉन की पाई जाती है। भ्रूण इस भ्रूण कला से ढका रहता है और इसके भीतर ये तरल आप देख रहे हैं। इस तरल में एक गुहा, उल्ब गुहा होती है, एमनियोटिक कैविटी है। ये एमनियोटिक कैविटी कह सकते हैं, स्थित होता है। और इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो आप तरल देख रहे हैं, इस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि इस जो ये बच्चा गर्भ में पल रहा है, ये बच्चा गर्भ में पल रहा है। इस गर्भ में पले हुए बच्चे की कोशिका इस एमनियोटिक फ्लूइड में रहती है। तो उलवेधन एमनियोसेंटेसिस तकनीक में ये जो फ्लूइड है, इसको सिरिंज के थ्रू तरल को बाहर कुछ एमनियोटिक गुहा से इसको कुछ मात्रा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसकी कुछ मात्रा को गुहा से बाहर निकाल लिया जाता है। और निकाल करके इसमें निलंबित जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें गुणसूत्र की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लग जाता है या उस बच्चे में कोई असामान्यता हो रही है उसका पता लग जाता है। क्योंकि ये जो जांच होती है ये गुणसूत्रों पर आधारित है, इसी से भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। अगर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो भ्रूण लिंग की जांच हो जाती है और कन्या की लोग भ्रूण हत्या भी कर देते हैं, जिसके कारण इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। फिलहाल ये बहुत ही अच्छा माध्यम था। एक पर जो मानव है वो इस चीज़ को बेटियां नहीं चाहता है ज़्यादातर, और अगर बेटियों की कमी हो जाती है तो ये संसार भी बहुत सीमित हो जाएगा और जो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक पुस्त दर पुस्त लोग बढ़ते रहते हैं, जो जातियां बढ़ती रहती हैं, उनमें निरंतरता नहीं हो पाएगी। तो जिसके कारण से इस पर बैन लगा हुआ है। इस तकनीक में एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो होती है वो भ्रूण की स्थिति, उम्र, अपरा का स्थान आदि चीज़ों का बहुत सटीक जानकारी एक देता है। क्योंकि जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है तो इससे ये पता चल जाता है। ये जो परीक्षण किया जाता है, उलवेधन का जो परीक्षण किया जाता है, जब गर्भकाल का समय होता है तो उसके 16वें से 18वें सप्ताह में ये परीक्षण किया जाता है। भ्रूण के लिए लिंग जांच की सभी विधियों पर अब इस उद्देश्य के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि चिकित्सक को अपने क्लिनिक पर ये लिखना पड़ रहा है अनिवार्य रूप से कि यहाँ भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। इससे भ्रूण के मेटाबॉलिक जो डिफेक्ट्स हैं उसका भी पता लग जाता है। तो इस प्रकार से इसलिए इस एमनियोसेंटेसिस यानी कि उलवेधन पर रोक लगाई गई है। तो उलवेधन क्या है, एक शब्दों में जान लेते हैं हम। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक स्थिति
भ्रूण आनुवंशिक विकृतियों का आनुवंशिक विकृतियों का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। इस प्रकार से उल्वेधन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। किसी भी आनुवंशिक लक्षणों में अगर कोई कमी आ रही है और बच्चा अविकसित हो रहा है तो इस तकनीक द्वारा इस चीज़ों का ज्ञान किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका प्लेसेंटा है और ये जो तरल है, ये तरल जो इसके अंदर पाया जा रहा है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये सारे, इसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी है। और ये जो भ्रूण है ये इंडोमेट्रियम लाइन पर लगा हुआ है। ये आपकी इंडोमेट्रियम लाइनिंग है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है, फिर निकाल करके कल्चर, जो कोशिका कल्चर मीडियम होता है उसमें रख करके इस फ्लूइड की जांच करके पता लगा लिया जाता है कि कौन सी आनुवंशिक स्थिति उसमें पाई जा रही है। उनमें भ्रूण जो शिशु गर्भ में पनप रहा है वो नर है या मादा है, और जो आनुवंशिक विकृतियाँ जो खराबी आनुवंशिक लक्षणों में है उनको भी दूर किया जा सकता है इस माध्यम से। तो इसे कहते हैं उल्वेधन। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहते हैं। शॉर्टकट में इसे STD भी कहते हैं। STD, इसको हम शॉर्टकट में STD के नाम से जानते हैं। यौन संचारित रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। यौन संबंधित रोग जो होते हैं वो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। वैसे यौन संचारित रोग को रजित रोग या जनन संक्रमण रोग कहा जाता है। यौन संचारित रोगों का जो संक्रमण होता है बहुत सारी विधियों द्वारा होता है। तो यौन संचारित रोगों के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे जननांगों से तरल का स्राव हो रहा है, खुजली हो रही है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, सूजन है। तो कभी कभी स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं और कोई अस्पष्ट लक्षण भी प्रदर्शित नहीं करती, और रोग जो होता है बिना जानकारी में आए बढ़ता रहता है। उसका समय से उपचार न होने के कारण
जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका गर्भपात भी हो सकता है जन्म से पहले, और बहुत सारे वो बांध भी हो सकता है, जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है उसको। तो इसका जो उपचार, अभी कोई उपचार नहीं है, वैसे एक एक करके हम देख लेते हैं कौन से रोग ऐसे होते हैं जो यौन संचारित रोग होते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। यौन संचारित रोग क्या होता है पहले। लैंगिक संपर्क, लैंगिक संपर्क से संचरित होने वाले रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहलाते हैं। यौन संचरित रोग कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि जीवाणुओं द्वारा कौन कौन सा यौन संचारित रोग होता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचरित रोग कौन कौन से बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। तो सबसे आप देखिए, एक रोग होता है, उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस रोग होता है। इसका कारक कौन है, कारक देखते हैं। वैसे सिफिलिस को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसका कारक होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम जीवाणु के द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं। इसका लक्षण क्या होता है, देखते हैं लक्षण क्या होता है इसका। जैसे खुजली होना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे छाले पड़ना, जन्नांगों पे छाले पड़ना, अल्सर जन्नांग व अन्य भागों पर जो जन्नांग होते हैं उन्हीं में खुजली होना और छाले पड़ना, इसका लक्षण होता है। ये तो था पहला रोग। दूसरा जीवाणु जनित रोग देखते हैं, गोनेरिया। गोनोरिया, इसका कारक कौन है। इसका कारक होता है निसेरिया गोनोरिया, इसका कारक होता है। इसके लक्षण होते हैं, लक्षण देखेंगे इसका। ये भी एक जीवाणु के थ्रू हो रहा है। इसमें क्या होता है, जन्नांगों से स्राव होता है। जन्नांगों से स्राव
जननांगों से स्राव होता है, दर्द होता है जननांगों में, तो ये गोनोरिया रोग का लक्षण हो। विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? विषाणु के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो पहला रोग है विषाणुओं द्वारा होने वाला पहला रोग हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी इंग्लिश में इसको लिखेंगे हेपेटाइटिस बी। इसका कारक होता है हेपेटाइटिस विषाणु, इसका कारक है हेपेटाइटिस वायरस, इसका कारक हेपेटाइटिस विषाणु होता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण होता है ज्वर, बुखार होना, पेट दर्द, जी मचलाना, जी मचलाना और सिरोसिस एक रोग होता है जिसके थ्रू ये होता है। यकृत शोध इसमें किया जाता है। इसका कोई उपचार नहीं है, पूर्ण उपचार इसके संभव नहीं है। वैसे जीवाणु जनित जो रोग थे जैसे सिफिलिस हुआ, तो सिफिलिस में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, और जो गोनोरिया रोग है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। और हेपेटाइटिस बी का पूर्ण उपचार संभव नहीं है अभी तक। दूसरा देखते हैं, जेनाइटल हर्पीज रोग होता है। जेनाइटल हर्पीज जेनाइटल हर्पीज रोग होता है। इसका कारक कौन होता है? कारक देखते हैं इसका। जेनाइटल हर्पीज रोग का कारक होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु या वायरस कह सकते हैं, वायरस होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका लक्षण होता है जननांगों पर छाले पड़ना, जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं।
जेनिटल हर्पीज़ का पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकता, पर एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह इसका थोड़ा सा उपचार है। इसके अलावा कुछ और रोग हैं, जैसे क्लैमाइडियंस के द्वारा क्लैमाइडिया जन्य रोग होते हैं कुछ। क्लैमाइडियसिस एक तरह का डिसीज़ है और इसका जो कारक होता है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण जब दिखाई पड़ता है तो खुजली और स्राव होना इसका लक्षण होता है। इसमें एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है इसके उपचार के लिए। प्रोटोजोआन्स रोग में प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है। ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है जिसका कारक होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। इसमें क्या होता है, योनि शोथ होता है और स्राव होता है। इसके उपचार के लिए मेट्रोनिडाजोल और डिनेडोजोल दिया जाता है। कवक के द्वारा भी कुछ रोग होते हैं, जैसे कैंडिडाइसिस रोग होता है कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा। तो कैंडिडा एल्बिकेंस कवक के द्वारा होता है। इसका जो लक्षण होता है वो योनि से गाढ़ा सफ़ेद स्राव होना, योनि में खुजली होना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके उपचार के लिए एंटीफंगल ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। क्लोट्रीमेजोल, मिकोनाजोल आदि उपचार के लिए दिया जाता है। कीटों के द्वारा भी कुछ रोग होते हैं, जैसे इसके बीज। इसका जो कारक होता है सारकोप्टेस स्कैबी होता है। इसमें क्या, इस रोग में लक्षण प्रदर्शित होता है जब तो दिखाई पड़ता है कि खुजली होना, और इसके उपचार के लिए सुरक्षित कीटनाशक का बाह्य प्रयोग करना चाहिए, बॉडी पे पूरे लगाना चाहिए। फ्यूबिक लाइस रोग होता है, इसका कारक होता है थीरस फ्यूबिक, जिसके इस रोग में खुजली जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो खुजली होती है। इसके उपचार के लिए सुरक्षित कीटनाशक का बाह्य प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो यौन संचारित रोग का माध्यम होता है, तो ये सारे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआन्स, कुछ कवक, कीटजन्य कुछ हमने बताया। तो आप उसको बुक से पढ़िएगा बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।